हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम क्लास 11th के जे मैनुअल के सेकंड चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से जिसका नाम है मोमेंटम। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, यानी एक बॉडी में कितना मोशन है वो हम मोमेंटम की हेल्प से बता सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज the product of mass and velocity of the body. The formula to calculate linear momentum of a body is P is equal to m times v. यानी कि if a body of mass m is moving with velocity v, तो उसका linear momentum is given by P is equal to m times v. यहाँ पर वेक्टर साइन दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। उसके बाद हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं मोमेंटम के डायमेंशंस होंगे ml/-1 और इसकी SI यूनिट होगी kg मीटर पर सेकंड। चलिए अब वेलोसिटी, मोमेंटम और मास की वेरिएशन के कुछ ग्राफ्स पढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास कांस्टेंट है। अगर एक बॉडी का मास कांस्टेंट होगा तो उसका मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम बढ़ता जाएगा जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये तभी पॉसिबल है अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, क्योंकि P इज इक्वल टू m टाइम्स v, और अगर मास कांस्टेंट हो जाएगा तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा है। अगला ग्राफ हम पढ़ेंगे अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए। अब मान लीजिए दो बॉडीज हैं जिनका मोमेंटम बिल्कुल सेम है, तो उस केस में वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी तेज होगी और जो हेवियर बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों बॉडीज का मोमेंटम बिल्कुल सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम की तरफ। According to this law, in the absence of external force, the net change in the linear momentum is zero. यानी कि अगर एक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यानी कि नेट चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी वुड बी जीरो। इसकी अगली स्टेटमेंट है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, the total momentum of the system remains constant with time. यानी कि एक सिस्टम में बहुत सारे मासेस हो सकते हैं और उन सभी मासेस का जो मास कांस्टेंट होगा, तो उस केस में अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रहे हो तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल 1 का मास कांस्टेंट है, पार्टिकल 2 का मास कांस्टेंट, पार्टिकल 3 का मास कांस्टेंट, तो उन सभी का जो मोमेंटम आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। और ये तभी पॉसिबल है अगर एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इक्वेशन हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़ी थी कि न्यूटन का सेकंड नियम कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जैसे कि हमने सेकंड स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में पढ़ा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो उस केस में हम F को 0 पुट कर सकते हैं और dp/dt की इस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 0, विच मीन्स P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर dp/dt 0 है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज 0, मतलब कि मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोमेंटम कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम
in the absence of external force, the linear momentum of individual particles may change, but their sum remains unchanged with time. एक क्लोज्ड सिस्टम की बात करें दोस्तों, क्लोज्ड सिस्टम वो होगा जिसमें कोई नेट एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस नहीं होगी. For a closed system, in the absence of external force, the linear momentum of individual particles may change. यानी कि क्लोज्ड सिस्टम में जितने मर्जी पार्टिकल्स हो, चाहे एक, चाहे दो, चाहे चार, उन सभी पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है इंडिविजुअली, पर उन सभी पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का जो नेट सम होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ओनली अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रहे हो. यही लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आइए इसे मैथमेटिकली समझते हैं. इस इक्वेशन में P1 is the momentum of first particle, P2 is the momentum of second particle and P3 is the momentum of third particle. तो इस इक्वेशन के हिसाब से P1, P2, P3 कैन चेंज themselves. यानी कि मोमेंटम पहले, दूसरे और तीसरे पार्टिकल का बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन उन सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का जो नेट सम होगा which is equal to P, that will remain constant only if there is no external force acting on that closed system. चलिए इस इक्वेशन को और इलैबोरेट करें तो m1v1 plus m2v2 plus m3v3 remains constant. यहाँ पर m1v1 मास और वेलोसिटी है पहले पार्टिकल का जिसका मोमेंटम p1 था. इसी तरह से m2v2 और m3v3 मास और वेलोसिटीज हैं पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3 के. चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यानी कि अगर हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है तो हम उसकी हेल्प से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, और अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लॉ पता है तो हम उसकी हेल्प से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी रिलेशन डराइव कर सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. For a system of two particles, in the absence of external force, by the law of conservation of linear momentum, P1 plus P2 is equal to constant. दोस्तों जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि कोई भी दो पार्टिकल्स का इंडिविजुअली लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन उन दो पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का नेट सम कांस्टेंट रहेगा जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो. तो अगर हम सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स कंसिडर करें तो उस केस में भी P1 plus P2 will be constant. However, P1 and P2 can change, but their value of net sum will remain constant. इस इक्वेशन को इलैबोरेट करें तो m1v1 plus m2v2 is equal to constant. यहाँ पर एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराया जाता है कि m1 और m2 भी कांस्टेंट्स हैं. चलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब क्योंकि m1 और m2 कांस्टेंट्स हैं तो डेरिवेटिव सिर्फ v1 और v2 का होगा. दिस गिव्स m1 टाइम्स dv1 dt प्लस m2 टाइम्स dv2 by dt एंड दिस इज इक्वल टू 0. इसको और इलैबोरेट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज रिटन एज एक्सेलरेशन a1 and rate of change of velocity v2 with respect to time is written as acceleration a2. अब m1 a1 है f1 और m2 a2 है force acting on particle 2. तो इसको और इलैबोरेट करने पे या इक्वेशन को रीअरेंज करने पे we get f1 is equal to minus of f2. यानी कि for every action there is an equal and opposite reaction. तो दोस्तों इस हिसाब से हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन डराइव कर ली. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते वक्त हमने इस एग्जाम्पल को रेफर किया था. जब आप बोर्ड से जंप करेंगे तो आपका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और साथ ही साथ बोर्ड का मोशन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा.
तो ये एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी सेटिस्फाई करती है और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी सेटिस्फाई करती है। चलिए बढ़ते हैं इसकी अगली एप्लीकेशन की ओर, विच इज द रिकॉइल ऑफ अ गन। दोस्तों हमने पढ़ा है कि जब एक गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा ही, लेकिन गन का मोशन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कि बुलेट का मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में और गन का मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में। इससे लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन बुलेट सिस्टम कंजर्व्ड रहता है। चलिए इसे मैथमेटिकली समझते हैं। मान लीजिए लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द गन and small m be the mass of the bullet, and let capital V be the velocity of the gun and small v be the velocity of bullet। यानी कि कैपिटल M और कैपिटल V हमने मास और वेलोसिटी कंसीडर किए हैं गन के, और स्मॉल m और स्मॉल v मास और वेलोसिटी है बुलेट के। तो चलिए इस हिसाब से इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, यानी कि इनिशियली जब बुलेट को फायर नहीं किया गया गन से, तो उस हिसाब से इनिशियल मोमेंटम गन बुलेट सिस्टम का 0 होगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज स्मॉल m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल V। यहाँ पर स्मॉल m इंटू स्मॉल v मोमेंटम है बुलेट का और कैपिटल M इंटू कैपिटल V मोमेंटम है गन का। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस द मोमेंटम ऑफ गन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी कि 0 इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल V। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ द गन। अब वेलोसिटी जो गन की है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसीलिए हम उसे रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल V और विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू स्मॉल। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है रिकॉइल वेलोसिटी का। चलिए इस इक्वेशन से या इस रिलेशन से हम कुछ और रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं रिकॉइल वेलोसिटी से। अब रिकॉइल वेलोसिटी में नेगेटिव साइन आता है, सो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द रिकॉइल वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। This we very well know that the velocity of the bullet is in forward direction and the velocity of the gun is in backward direction. So recoil velocity में एक negative sign introduce किया गया है। अगला conclusion है higher the mass of the gun, lesser the recoil velocity of the gun because V is inversely proportional to 1 by m। यानी कि mass of the gun which is denoted by capital M, जितना ज्यादा मास होगा गन का उतनी ही रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी गन की, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m। चलिए इसकी अगली एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। इसकी अगली एप्लीकेशन है रॉकेट प्रोपल्शन की। दोस्तों रॉकेट को जब हम फायर करते हैं एक लॉन्चिंग पैड से, वो रॉकेट भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। चलिए इसके पीछे की कुछ मैथमेटिक्स समझते हैं। When a rocket is fired from its launching pad, the exhaust gases rush downwards and the rocket moves upwards। और इससे मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, यानी कि रॉकेट का जो मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं वो नीचे की तरफ रश करती हैं, जिस हिसाब से मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। चलिए अब इसके पीछे की कुछ मैथमेटिक्स समझते हैं। आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं थ्रस्ट ऑन द रॉकेट का। इट्स फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू माइनस यू dm by dt माइनस ऑफ mg। यहाँ पे m मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लीजिए t है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, u वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस होगी
और dm/dt, जैसे कि हम जानते हैं dm/dt होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट। अब रॉकेट का मास किस हिसाब से चेंज होगा? जब उसमें फ्यूल कंजम्पशन में चेंजेस होंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन विच इज इक्वल टू dm/dt। और अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निग्लेक्ट कर दें, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी दिस टर्म्स बिकम जीरो, सो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट बिकम्स F इज इक्वल टू -u dm/dt। अगला फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट का, विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू u/m dm/dt माइनस ऑफ mg। अगेन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी दिस टर्म्स बिकम जीरो और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो ओनली फर्स्ट टर्म होगी। थर्ड इक्वेशन है या थर्ड फॉर्मूला जो डिराइव करने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट का, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u log बेस e ऑफ m0/m। यहां पर वेरिएबल्स का ध्यान रखिए। v वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t, इसे प्लीज नोट कर लीजिए, और u होगा वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, m0 इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट और m मास ऑफ द रॉकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। और लास्ट फॉर्मूला है बर्नट आउट स्पीड का, विच इज v max इक्वल टू u log बेस e ऑफ m0/mr। यहाँ पर mr है रेजिडुअल मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर ऑफ द रॉकेट। अब बर्नट आउट स्पीड को हम v max इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाए, एंड दिस इज द मैक्सिमम स्पीड रॉकेट कैन एक्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। हम सब जानते हैं कि एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही होगी वो जीरो होगी, यानी कि द पार्टिकल विल बी आइदर इन रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर पार्टिकल रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में होगा तभी उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग सकती है और तभी एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अब इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है, उससे पहले हमें जानना होगा कि कॉन्करेंट फोर्सेस होती क्या है। So, if all the forces working on the body are acting on the same point, then they are said to be concurrent. अब the necessary condition for the equilibrium of a body under the action of concurrent forces is that the vector sum of all the forces acting on the body must be zero. यानी कि अगर एक बॉडी कॉन्करेंट फोर्सेस के एक्शन में होने के बावजूद इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगी जब उस पर सभी की सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा। मान लीजिए एक ब्लॉक को एक सरफेस पे रखा गया है, उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उस पर 6 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो ये पार्टिकल या ये बॉक्स तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पर सभी की सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो। तो चलिए दोस्तों इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन, व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम थ्रस्ट ऑन द रॉकेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल टू F इक्वल टू U dm/dt। जैसे कि मैंने दोस्तों पहले मेंशन किया था कि यहाँ पर mg वाली टर्म का कोई यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी की बात हो ही नहीं रही। तो इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद वी गेट dm/dt इज इक्वल टू F/u और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी गेट द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल एज 0.7 kg पर सेकेंड। चलिए अगली एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द masses of the block A and B are same and each equal to m. The tensions in the string OA and OB are T2 and T1 respectively. The system is in an equilibrium with a constant horizontal force on V equal to mg. Find T1. इस क्वेश्चन का सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि दो ब्लॉक्स है A एंड B। ब्लॉक B पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है mg और T1 और T2 टेंशंस इन द स्ट्रिंग है। हमें फाइंड करना है T1। अब
T1 को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ ब्लॉक बी का सिनेरियो देखना है, तो उस पे लगने वाली सभी फोर्सेस को हम इस फिगर से शो करते हैं। ब्लॉक बी पर जो फोर्सेस लग रही हैं, लेट अस बैलेंस दोज फोर्सेस। फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, T1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू mg, यानी कि वर्टिकल फोर्स T1 cos थीटा 1 बैलेंस कर रही है वेट को, और हॉरिजॉन्टल फोर्स T1 sin थीटा 1 इज बैलेंसिंग द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज mg। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड करने के बाद हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2mg। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन विच इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी। चलिए दोस्तों, इसी तरह की और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करती रहिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।